अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस की सीरीज Y एज वेल एज X सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कल ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। आपको इस वीडियो में दोनों ही सीरीज मिलेगी। अब जिसको Z सीरीज चाहिए वो कल अपलोड किए हुए वीडियो में जाकर देख सकता है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में दोनों सीरीज के सॉल्यूशंस मिलेंगे Y एज वेल एज X। तो इस पेपर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 15 है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया है इस पेपर को सॉल्व करने में और मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 80 है। 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक मार्क है हर एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्टली मैं आपको बोलूंगी क्योंकि हर सीरीज में ये क्वेश्चन सेम है। तो कन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं एज रेयर व्यू मिरर। व्हीकल्स में यूज होते हैं कन्वेक्स मिरर्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है टेंडल इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहां पर देखना है कौन सा वाला करेक्ट मैच है। तो यहां पर जो करेक्ट मैच है ऑप्शन सी है। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस। प्रेस मायोपिया जो है वो एज रिलेटेड फार साइटेडनेस है। पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस। जो 5th क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वेलोसिटी एंड मोमेंटम। जो 6th क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया है, डिलीटेड टॉपिक से आया है ये वाला आपका MCQ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हाफ रेवोल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है मैलिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। तो हम यहां पर रस्टिंग को तीनों तरीकों से दूर कर सकते हैं, मगर इन केस ऑफ फ्राइंग पैन्स यहां पर अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद पेज नंबर 5 पर आपका 10th वाला MCQ जो हर एक सीरीज में डिफरेंट था और यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 बी डिलीटेड टॉपिक से आया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 7 पर है 15th MCQ। इसका करेक्ट ऑप्शन है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके बाद 16 से लेकर 18 तक आपको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। आपको इन कोड्स में से देखना है कौन सा वाला कोड यहां पर अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट कोड जो मैच करता है वो है कोड A। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट कोड जो मैच करता है यहां पर वो है कोड D। क्वेश्चन नंबर 18 का जो कोड है वो है कोड C। मगर यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्योंकि यहां पर जो आपका रीजन है द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर। मगर यहां से कह रहा है डिकम्पोजर्स एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो यहां पर एनवायरनमेंट लिखा है तो एनवायरनमेंट में सारा इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड्स सॉइल, वाटर, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। मगर आपकी NCERT बुक में भी सॉइल के बारे में लिखा है, वहां पर हाइड्रोस्फीयर नहीं लिखा है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे डू फंक्शन एज ए क्लीनिंग एजेंट। तो दैट मींस आपका असर्शन करेक्ट है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर, तो ये ठीक है। हाउएवर द स्पेसिफिक क्लेम दैट दे ओनली रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर इज नॉट करेक्ट। खाली हाइड्रोस्फीयर यहां पर लिखा है तो ये जो ये सेंटेंस है हो सकता है ये ट्रू है मगर ये उतना भी ट्रू नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर यहां पर लिखा होता सॉइल, वाटर एंड एयर तो ये हम कह सकते थे इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर हम जनरली बात करें तो ये दोनों ही करेक्ट है, मगर अगर हम NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वहां पर सॉइल का लिखा है तो उस हिसाब से कोड सी आएगा। अगर हम जनरली देखें तो दे बोथ आर करेक्ट, तो दैट मींस उस हिसाब से यहां पर
बी आ रहा है, दोनों करेक्ट है, मगर ये जो दूसरा है इसमें खाली हाइड्रोस्फीयर लिखा है, पहले वाले में एनवायरनमेंट लिखा है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, सॉइल, इसमें सारा आता है, मगर इसमें खाली हाइड्रोस्फीयर है। तो दैट मींस उस हिसाब से हम कहेंगे कोड बी, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मगर अगर हम एनसीईआरटी की बात करें वहां पर सिर्फ सॉइल के बारे में ही लिखा है और खाली हाइड्रोस्फीयर है, उतना भी नहीं है। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर दस क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो दैट मींस पहला वाला जो है वो ट्रू है, बट दे रिसाइकल मटेरियल थ्रू आउट वेरियस स्फीयर्स। वो रिसाइकल करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को, मगर खाली हाइड्रोस्फीयर से नहीं, डिफरेंट स्फीयर से रिसाइकल करते हैं। तो उस हिसाब से आएगा कोड सी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 19। सेक्शन बी में 19 से लेकर 28 क्वेश्चन नंबर तक है, आपको 2-2 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फाइंड द फोकल लेंथ। तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, यहां पर फोकल लेंथ फाइंड करनी है, पावर देकर है, यहां पर पावर है -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। पहले हम कह सकते हैं कौन सा लेंस यूज होगा, तो अगर पावर नेगेटिव में है तो यहां पर इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव में ही होगी। तो लेंस जो यूज होगा यहां पर वो होगा कनकेव लेंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पावर की फॉर्मूला जो है वो है 1/f, बट द फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो यहां पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आएगा p इंटू एफ इज इक्वल टू 1। तो f आपको फाइंड करना है, तो f इज इक्वल टू 1/p। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, 1/p की जगह -2.0। 1/2.0 का मतलब है इट इज 2, तो माइनस में है ये, तो 1/2 बराबर होता है -0.5 मीटर्स। तो यहां पर आपकी फोकल लेंथ निकल आई -0.5 मीटर्स। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं फोकल लेंथ अगर नेगेटिव में होता है तो लेंस यूज होता है कनकेव। तो कनकेव लेंस ऐसा होता है, कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव में। तो क्योंकि उसका फोकस पीछे से बनता है तो फोकल लेंथ एज पर साइन कन्वेंशन अगर इस साइड से होती है तो नेगेटिव होती है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 20 है, What do you mean by resistors connected in series? Z सीरीज में था पैरेलल्स, तो इस पेपर में है सीरीज। तो यहां पर आप लिख सकते थे क्वेश्चन नंबर 20 में, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन। तो अगर एक रेजिस्टर ऐसे है, दूसरा रेजिस्टर इसी के साथ कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। तो इसमें करंट जो होती है वो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होती है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। तो इसमें आप लिख सकते थे व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स देन वी कैन से दैट इट इज ए सीरीज कनेक्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते थे इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन इट मींस दैट इट हैड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है अगर वो इंटरसेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब हम मैग्नेटिक कंपास अगर हम इस पॉइंट पर रखते हैं तो वो हमें एक ही डायरेक्शन को दिखाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन्स बी क्लीनड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसमें आप लिख सकते थे क्वेश्चन नंबर 22 में, क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन विल रिमूव द ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द सरफेस एंड thus it will allow the ribbon to burn effectively to get desired results। क्वेश्चन नंबर 23, तो आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है और यहां पर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है C3H8। तो ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चर। इसके बाद ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए मेटल विच। तो आपका पहला पार्ट है इज ए लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, तो इसका आंसर आएगा मर्करी। बी पार्ट है कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, तो इसका आंसर है सोडियम या पोटेशियम। लिथियम भी आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है ताकि वो फूड को डाइजेस्ट करे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव फूड एब्सॉर्प्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। तो जरूरी हमें यूज करना होता है क्योंकि उससे जो थायराइड हार्मोन है उसकी फंक्शनिंग में काम आता है। तो आप लिख सकते थे इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, द पेरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड होती है इंटू 2 डॉटर सेल्स, और इन मल्टीपल फिशन में क्या होता है, द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इंटू मेनी डॉटर सेल्स। इसमें मेनी डॉटर सेल्स, इसमें 2 डॉटर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन द स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। इसमें आप लिख सकते थे द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन द स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल बिकॉज इट हेल्प्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट बेस्ड ऑन अल्टरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर सेक्शन सी है। नाउ क्वेश्चंस इसमें आते हैं और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रॉ द 3 रे डायग्राम्स फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो आपको हाइपरमेट्रोपिक आई की डायग्राम्स भी बनानी है, रे डायग्राम्स, और आपको यहाँ पर लिखना भी है उसके बारे में। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 3 डायग्राम्स आपको यहाँ पर बनानी है। एक में आपको दिखाना है डिफेक्ट, दूसरे में आपको दिखाना है जो रेज है वो कहाँ पर कन्वर्ज होती है, बियॉन्ड द रेटिना वो कन्वर्ज होती है, फिर उसके बाद तीसरा दिखाना है करेक्शन भी। जैसे भी एनसीईआरटी बुक में 3 डायग्राम्स है वही 3 डायग्राम्स आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। या आपको ये करना है व्हाट इज फार पॉइंट एट द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी एक नॉर्मल आई का, और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 इलेक्ट्रिसिटी से आया है, सीधे बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। या आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या आपको नीचे वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये 2 पार्ट्स करने हैं। या आपको करना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। या आपको नीचे वाले 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैं केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। या आपको डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद 2 एग्जांपल्स ये करना है। क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीरीज भी यहां पर देखनी है, टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 37 बायो से ये क्वेश्चन है। तो इसके बाद पेज नंबर 14 पर आपका सेक्शन डी है, 38 से स्टार्ट है, 40 पर एंड है। 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इंटरनल चॉइसेस है, 5 मार्क्स है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो लाइट से आया है। क्वेश्चन नंबर 39 यहां पर आप देख सकते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी सीरीज एक्स। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है, प्रिंटेड पेज 15 है। ये कल ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। टाइम आपको 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 है। तो यहाँ के क्वेश्चंस लगभग सेम ही है। ये मैंने आपको बोला है, रियर व्यू मिरर पहले का, और दूसरे का यहाँ पर टेंडल इफेक्ट, और तीसरे का ऑप्शन सी है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर पोटेंशियल डिफरेंस है। 5th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। 6th क्वेश्चन का आंसर हाफ रेवोल्यूशन है। 2 MCQs यहाँ पर हर एक पेपर में सेम MCQs है और ये डिलीटेड टॉपिक से आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का मैलिएबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन है, वो कहते हैं ऑल ऑफ दीज है, मगर अप्रोप्रिएट यहां पर जो ऑप्शन है अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। फ्राइंग पैन्स के केस में, बाकी केसेस में हम तीनों ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हैं, मगर फ्राइंग पैन के केस में अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। इसके बाद यहां पर हर एक सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है उस नेटल प्लांट में या नेटल प्लांट के लीव्स में होता है मेथनोइक एसिड। 11th का करेक्ट ऑप्शन है एंट एसिड। 12th का करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसके बाद 13 का करेक्ट ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड। 14th का करेक्ट ऑप्शन है, ये भी डिलीटेड टॉपिक से आया है, ऑल ऑफ दीज।
पेज नंबर 7 पर 15th MCQ का करेक्ट ऑप्शन है CFCs और यहाँ पर सेम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस तीनों ही सीरीज में डाले हैं। इसमें फिजिक्स का कोई असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में 16 का है कोड ए, 17 का है कोड डी और 18 का है कोड सी। मगर यहाँ पर टाई है, यहाँ पर कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को। और यहाँ पर जो ये है, ये वाली लाइन लिखी है, द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पर एनवायरमेंट लिखा है। एनवायरमेंट में तीनों बहुत सारी चीजें आती है, सॉइल आता है, एयर आता है, वाटर आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, मगर खाली यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर लिखा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर है, ये सेंटेंस अप्रोप्रिएट है मगर ये इनकम्प्लीट है। या अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइंस के हिसाब से जाएंगे तो हम कह सकते हैं कोड सी है, क्योंकि यहां पर ये जो ये रीजन है ये फॉल्स है। अगर हम जनरली यहां पर देखिए, ये जो ये सेंटेंस है ये फॉल्स नहीं है, उस हिसाब से ऑप्शन बी आएगा। ये दोनों ही करेक्ट है मगर ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट लिखा है और यहां पर खाली हाइड्रोस्फीयर लिखा है। जो डिकम्पोजर्स है वो रिसाइकिल करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को मगर थ्रू वेरियस स्फीयर्स, खाली हाइड्रोस्फीयर नहीं। तो इसके बाद स्टूडेंट सेक्शन बी के 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन है 19 से लेकर 28 तक। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी से सीधे बुक का क्वेश्चन लिया गया है। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो यहाँ पर लिखा है रियल इमेज। तो आपको पता है जो रियल इमेज होती है उनकी मैग्निफिकेशन माइनस में होती है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स है तो यहाँ पर -3 लिखना है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो दैट मींस इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें लिखना है यू रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां पर जो मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होती है। यह है 10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको फाइंड करनी है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंट होती है V लेटर से। तो आपको पता है मैग्निफिकेशंस इन केस ऑफ मिरर्स बराबर होती है -V/U। इसके बाद आपको वैल्यूज पुट करने हैं। मैग्निफिकेशन की जगह आप डालेंगे -3 इज इक्वल V की जगह आप V ही लिखेंगे क्योंकि आपको फाइंड करना है, और U की जगह आप लिखेंगे -10। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी ये चीजें तो V आएगा -3 × 10। तो इमेज डिस्टेंस आएगी -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो इमेज है वो बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर मगर माइंस में है तो दैट मीन जो इमेज बनी है वो मिरर के आगे ही बनी है। तो इसमें हम लिख सकते थे दस द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि माइंस में आ रही है। इसके बाद पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ डिफाइन रेजिस्टेंस। तो आपको एक्सप्लेन करना है ओम्स लॉ को, बिल्कुल आसान है, आपने किया होगा पूरे साल। रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करना है। ओम्स लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि इसमें 2 मार्क्स है, ज्यादा नहीं एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखना था, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था और आपको रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करना था। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Question number 21 state the factors on which the strength of magnetic field produced by the current carrying solenoid depends। तो ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स पर। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा एक सोलेनॉइड में, और ये डिपेंड करता है करंट पर। जितनी करंट हम ज्यादा पास कराएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर भी, कैसा आप मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा होगा अपने नोट्स पर जो आप मटेरियल यूज करते हैं वहां पर वो होना चाहिए सॉफ्ट आयरन कोर। तो अगर हम उसके बगैर दूसरा कोई मटेरियल यूज करेंगे उसमें उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यहां पर जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज होता है ब्लू टू पेल ग्रीन। क्यों चेंज होता है? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दस डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन कलर चेंज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपको
इन कंपाउंड्स के नाम बोलने हैं। तो पहला कंपाउंड जो है वो है ब्रोमो इथेन और दूसरा है इथेनॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसमें हम हैमर करते हैं, उस मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। डक्टाइल क्या होता है? ये भी प्रॉपर्टी मेटल की है। इट इज एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू बी स्ट्रक्चर्ड इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बिल्कुल इजी था, ये आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, आपने किया होगा ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, बायो से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई इज द ट्रेट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। ये सीधे सीधे बुक एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, ये आपने किए होंगे। इसके बाद पेज नंबर 10 पर सेक्शन सी 29 से 37 तक 9 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चंस तीनों सीरीज में यहां पर रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फिजिक्स से है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 31 जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है। सेम क्वेश्चंस तीनों सीरीज में है बाकी के भी, और इवन एमसीक्यूज भी 1-2 को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 32 केमिस्ट्री से है, इसमें इंटरनल चॉइस है। हाँ, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल्स। ये तीनों सीरीज में डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूंगी। इसमें इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हैं। और सेक्शन डी आ गया हमारा 38 से लेकर 40 तक। 3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप विद 5 मार्क्स। देख सकते हैं आप, इसकी इंटरनल चॉइस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 40। आई होप स्टूडेंट्स आपका जो कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पेपर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।